हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों, आज हम भारतीय परिषद अधिनियम को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट वर्ष 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय माले भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाए। प्रतिनिधित्व मंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य की सीमा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिए जाए। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधित्व मंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधार की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। अब देखते हैं इसके मुख्य सुधार क्या क्या थे। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने गए सदस्य की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। सुमित सरकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। इन 59 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने हुए सदस्य थे। निर्वाचित सदस्य 27 सदस्यों में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थी और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थी। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इसी अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष सियासत दी गई। इन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व योजना का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारियों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषय में संशोधन प्रस्ताव रखने,
उनको कुछ विषय पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। अब इसके परिणाम क्या हुए, अब ये देखते हैं। 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था, न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव समिति, मताधिकार तथा विधान परिषद की समिति शक्तियों ने प्रतिनिधित्व सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मिंटो ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा, यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना कर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहता थे। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी विपक्षी वार्ता की, उनका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा, किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो पाए। अब देखते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत ही छन्नियों में से छानने की प्रक्रिया बन गई। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे। ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे भारतीय नेताओं ने विधान मंडलों को सरकार की कटु आलोचना करने का मंच बना दिया। केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ भारतीय नेताएं ही इस अवसर का वास्तविक उपयोग कर सके। उन्होंने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, सरकार की दमनकारी नीतियों का आलोचना तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर हो रहे अत्याचार जैसे मुद्दे को उठाकर इस मंच का सही अर्थों में उपयोग किया। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किए गए, किंतु अधिनियम की औसत उपलब्धि नगण्य ही रही। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग और अन्य शक्ति एवं अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के बीच करवाहट बढ़ गई तथा भारतीयों और सरकार के संबंध और बेहतर हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था, उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें हितवादी निरंकुशता सौंप दी गई। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो ये समझाया गया ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके हमारे पास भेज दें। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।